हम लोग साइंस में फिजिक्स पढ़ रहे हैं और पिछले क्लास में हम लोग प्लाइन वेग तक पढ़े थे। आज जो है कक्षीय वेग से स्टार्ट कर रहे हैं। कक्षीय वेग किसको कहेंगे? तो जिस वेग से कोई पिंड किसी ग्रह या उपग्रह के कक्षा में चक्कर लगाता है। मतलब कोई पिंड यानी कोई वस्तु किसी ग्रह या उपग्रह के चारों ओर जिस वेग से चक्कर लगाता है वो कक्षीय वेग है। ठीक है, कक्षीय वेग कक्षा वाला वेग। ठीक है, कक्षीय वेग क्या बोलेंगे? कक्षा वाला वेग यानी कोई वस्तु किसी ग्रह या उपग्रह के कक्षा के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसको हम लोग कक्षीय वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कक्षीय वेग, एकदम की पॉइंट याद रखना है। कक्षीय वेग मतलब कक्षा वाला वेग। कोई वस्तु किसी ग्रह या उपग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है, उस वेग को क्या कहेंगे? कक्षीय वेग। कक्षीय वेग फॉर्मूला याद रखिएगा, √GR। हाँ, छोटी जी है। ठीक है, कक्षीय वेग को VO से सूचित करते हैं, VO ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो कक्षीय वेग VO बराबर √GR। क्या होता है? √GR। कल बताए थे पलायन वेग का फॉर्मूला क्या बताए थे? √2GR। पलायन वेग हाँ VE बराबर √2GR। VE इन एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग VE बराबर √2GR। और इसमें केवल बताइएगा √GR, इसमें दो केवल नहीं है। ठीक है, कक्षीय वेग √GR और पलायन वेग √2GR। दोनों में देखिए संबंध पूछता है, न्यूमेरिकल में भी काम देगा। संबंध देखिए, कक्षीय वेग और पलायन वेग में संबंध क्या है? तो देखिए VE बराबर √2GR होता है, √2GR। तो √2 गुना √GR है ना, तो √GR को हम क्या लिख सकते हैं? VO। क्या लिख सकते हैं? VO। तो दोनों में संबंध आ गया, VE बराबर √2VO। VE बराबर √2VO, यानी पलायन वेग जो होता है कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होता है, याद रखना है। पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना। √2 गुना का मतलब √2 का मान कितना होता है? 1.414। ठीक है, 1.414। ठीक है, 1.414। तो याद रखिएगा, पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना या फिर √2 का मान 1.414 गुना होता है। ठीक है, या फिर 141% होता है। 141%, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आगे आइए। ध्रुवीय उपग्रह और भू अस्थिर उपग्रह क्या है समझिए। ध्रुवीय उपग्रह यानी पोलर सैटेलाइट। अब भू अस्थिर उपग्रह को बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो ध्रुवीय उपग्रह अब भू अस्थिर उपग्रह के बारे में समझिए। ध्रुवीय उपग्रह क्या है? वे उपग्रह जो पृथ्वी के ध्रुव के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे ध्रुवीय उपग्रह कहते हैं। ठीक है, ध्रुवीय देखिए नाम से पता चल रहा है। ध्रुवीय उपग्रह मतलब वे उपग्रह जो पृथ्वी के ध्रुव के चारों चक्कर लगाते हैं। देखिए उपग्रह का मतलब तो जानते होंगे, उपग्रह जो कि ग्रह के चारों चक्कर लगाता है। उपग्रह ग्रह के चारों चक्कर लगाता है। तो वे उपग्रह जो पृथ्वी के ध्रुव के चारों चक्कर लगाएगा, तभी हम ध्रुवीय उपग्रह। एकदम नाम से याद रखना है, परिभाषा नहीं याद रखना है। ध्रुवीय उपग्रह मतलब ध्रुवीय उपग्रह वह उपग्रह जो ध्रुव के चारों चक्कर लगाता है। ठीक है, किसके ध्रुव? पृथ्वी के ध्रुव के चारों, उसको हम लोग ध्रुवीय उपग्रह कह देंगे। ध्रुवीय उपग्रह। अब ध्रुवीय उपग्रह, और सुनिए भू अस्थिर उपग्रह किसको बोलेंगे? भू अस्थिर उपग्रह वैसा उपग्रह जो पृथ्वी के सापेक्ष अस्थिर हो,
वह उपग्रह जो पृथ्वी के सापेक्ष अस्थिर हो उसको भू अस्थिर उपग्रह। देखिए नाम को समझिए, भू अस्थिर उपग्रह, भू अस्थिर उपग्रह यानी वह उपग्रह जो कि पृथ्वी के सापेक्ष अस्थिर हो, तब ना भू अस्थिर उपग्रह बोला जा रहा है। वह उपग्रह जो पृथ्वी के सापेक्ष अस्थिर हो उसको हम क्या कहेंगे? भू अस्थिर उपग्रह। अब सुनिए, ध्रुवीय उपग्रह कितने ऊंचाई पे स्थापित होता है? तो 500 से 600 किलोमीटर। ठीक है, ध्रुवीय उपग्रह जो है कितने ऊंचाई पर? 500 से 600 किलोमीटर पर स्थापित होता है। ठीक है, और वहीं भू अस्थिर उपग्रह की बात करें, भू अस्थिर उपग्रह 36,000 किलोमीटर पर स्थापित होता है। तो भू अस्थिर उपग्रह का ऊंचाई कितना? 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर। इसका देखिए शुद्ध मान, एक्यूरेट मान भी होता है 35,786 होता है। एक्यूरेट मान 35,786 किलोमीटर, जो कि लगभग में 36,000 किलोमीटर लिया जाता है। तो भू अस्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितना? 36,000 किलोमीटर। और ध्रुवीय उपग्रह की ऊंचाई 500 से 600 किलोमीटर। 500 से 600 किलोमीटर। ध्रुवीय उपग्रह का गति बताइए? 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ध्रुवीय उपग्रह का गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। हाँ, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब भू अस्थिर उपग्रह का, तो भू अस्थिर उपग्रह अस्थिर होता है, इसका गति कम होता है 3.14 किलोमीटर प्रति सेकंड। 3.14 किलोमीटर प्रति सेकंड। और ध्रुवीय का 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड और इसका 3.14 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब सुनिए, परिक्रमा में लगा समय, ध्रुवीय उपग्रह के परिक्रमा में कितना समय लगता है? तो 84 मिनट लगता है। कितना लगता है? 84। परिक्रमा मतलब समझ रहे हैं ना, एक चक्कर लगाने में। ठीक है, ध्रुवीय उपग्रह जो ध्रुव के एक चक्कर जो लगाएगा वो एक परिक्रमा होता है। तो परिक्रमा, एक परिक्रमा में कितना समय लगाता है? 84 मिनट। इसको याद रखना है। ध्रुवीय उपग्रह एक परिक्रमा में लगाने कितना समय लेता है? 84 मिनट। वहीं बात करें भू अस्थिर उपग्रह, एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? 24 घंटा। भू अस्थिर उपग्रह एक चक्कर लगाने में 24 घंटा, एक परिक्रमा लगाने में 24 घंटा। और ध्रुवीय उपग्रह एक चक्कर लगाने में 84 मिनट। 84 मिनट और 24 घंटा। आगे आइए, ध्रुवीय उपग्रह से हम लोग किस लिए उपयोग करते हैं? तो ध्रुवीय उपग्रह से मौसम की जानकारी का पता लगाते हैं। ध्रुवीय उपग्रह से मौसम की जानकारी, ध्रुवीय उपग्रह से मौसम की जानकारी। और वहीं भू अस्थिर उपग्रह की बात करें, भू अस्थिर उपग्रह से, तो भू अस्थिर उपग्रह का उपयोग क्यों करते हैं? तो ये संचार के लिए, कम्युनिकेशन, टीवी, ठीक है, या फिर सेना, ये सब के लिए हम लोग भू अस्थिर उपग्रह का यूज करते हैं। ठीक है, भू अस्थिर उपग्रह का संचार, टीवी, जितना भी हम लोग मोबाइल वगैरह कम्युनिकेशन वगैरह यूज कर रहे हैं, इसके लिए जो सैटेलाइट स्थापित है वो भू अस्थिर उपग्रह है। भू अस्थिर उपग्रह। तब भू अस्थिर उपग्रह सेना, संचार, टीवी, ये सब के लिए, रेडियो। और वहीं ध्रुवीय उपग्रह केवल मौसम की जानकारी। ध्रुवीय उपग्रह केवल मौसम की जानकारी। आगे आइए, ग्रह के गति नियम। तो ग्रह के गति नियम किसने दिए हैं? केपलर। ग्रह के गति नियम किसने दिए हैं? केपलर ने दिए हैं। अब देखिए, तो केपलर ने ग्रह के बारे में क्या क्या कहे हैं? तो 3 बात इन्होंने कहे हैं। पहला कहे हैं कि कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करता है। ठीक है, कोई भी ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करता है। दीर्घवृत्ताकार पथ पर परिक्रमा करता है। हाँ, दूसरा में क्या कहे हैं? कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर समान समय में समान दूरी तय करते हैं। समान समय में समान दूरी तय करते हैं। समान समय में समान दूरी। कोई भी ग्रह सूर्य के चारों ओर, ठीक है, समान समय में समान दूरी, एक बार जितना समय में चलेंगे फिर आगे भी उतना समय में चलेंगे। तो समान समय में समान दूरी, समान समय में समान दूरी। और क्या? तो दीर्घवृत्ताकार पथ पे, दीर्घवृत्ताकार पथ पे गति करते हैं। तीसरा देखिए क्या बोले हैं इन्होंने,
कक्षीय चाल, कक्षीय चाल, कक्षीय चाल जो है, कक्षीय चाल परिक्रमण काल का वर्ग, परिक्रमण काल का वर्ग और कक्षा के मध्य दूरी के घन के समानुपाती होता है। टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यू, टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यू, टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यू। ठीक है, तो ये 3 बात इन्होंने कहा केपलर ने। तो याद रखिएगा, ग्रह के गति नियम संबंध में केपलर ने पहला क्या बोला, दीर्घ वृत्ताकार पथ पे गति करता है। ठीक है, कोई भी ग्रह दीर्घ वृत्ताकार पथ पे गति करता है, और दूसरा में समान समय में समान दूरी तय करता है, समान समय में समान दूरी तय करता है। और तीसरा में टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यू, टी स्क्वायर समानुपाती आर क्यू, जहाँ टी परिक्रमण काल है, आर जो है त्रिज्या है। आर क्या है? त्रिज्या। तो ये तीनों याद रखिएगा। आगे आइए, द्रव्यमान और भार में अंतर, द्रव्यमान और भार में अंतर क्या है ये समझिए। द्रव्यमान और भार, द्रव्यमान और भार, तो द्रव्यमान को मास बोलते हैं, भार को वेट, भार को वेट। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? केजी। द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी होता है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी। और वहीं भार का एसआई मात्रक न्यूटन। न्यूटन। भार का एसआई मात्रक न्यूटन। न्यूटन। द्रव्यमान हमेशा नियत रहता है, द्रव्यमान हमेशा नियत रहता, कभी नहीं बदलता। द्रव्यमान को आप कहीं ले जाइए, पृथ्वी पे, चंद्रमा पे, ध्रुव पे, इक्वेटर पे, द्रव्यमान कभी भी नहीं बदले। 50 केजी लगा है तो 50 केजी हर जगह रहेगा। ठीक है, वहीं भार की बात करें तो भार बदलता रहता है, भार, और ये हमेशा न्यूटन में रहेगा। 30 न्यूटन, 40 न्यूटन, 50 न्यूटन। तो भार पहचानने का यही नियम, न्यूटन लगा है तो भार, केजी लगा हुआ है तो द्रव्यमान। तो भार बदलता है। ठीक है, पृथ्वी पे भार कुछ रहेगा, चंद्रमा पे भार कुछ हो जाएगा, ध्रुव पर, इक्वेटर पे कुछ हो जाएगा। तो भार बदलता है और द्रव्यमान नहीं बदलता, हमेशा नियत रहता। आगे आइए, द्रव्यमान कैसी राशि? द्रव्यमान अदिश राशि है। द्रव्यमान कैसी राशि? अदिश राशि है। और भार सदिश राशि है। भार सदिश राशि, भार सदिश, हाँ, नीचे एक डायरेक्शन में लगता है भार, इसलिए भार एक सदिश राशि, भार एक सदिश राशि। भार का फॉर्मूला W बराबर mg, भार W बराबर mg, भार W बराबर mg, मात्रा गुना गुरुत्वीय त्वरण, मात्रा गुना गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान वस्तु की मात्रा पे निर्भर करता है। द्रव्यमान किस पे निर्भर करता? वस्तु की मात्रा, कितना मात्रा उतना द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान वस्तु की मात्रा पे निर्भर करती है, वहीं भार जो है, भार गुरुत्वीय त्वरण पे निर्भर करता है। भार गुरुत्वीय त्वरण पे, अगर पृथ्वी पे है तो यहाँ का गुरुत्वीय त्वरण जितना होगा उसके अनुसार भार होगा। अगर चंद्रमा पे भार ले जाएंगे तो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण जो होगा उसके अनुसार उसका भार। तो गुरुत्वीय त्वरण छोटी जी के अनुसार भार बदलता रहता, ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर के गुरुत्वीय त्वरण के मान का 1/6 भाग होता है, 1/6। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण से कम होता है। कितना होता है? 1/6, 1/6। ठीक है, 1/6। अगर हम बात करें कि पृथ्वी पे भार 60 न्यूटन है, पृथ्वी पे भार, चंद्रमा पे भार क्या हो जाएगा? 10 न्यूटन। 1/6 करेंगे 10 न्यूटन। ठीक है, अब चंद्रमा पे कहे 6 न्यूटन तो पृथ्वी पे कितना? तो 6 के 36 न्यूटन हो जाएगा। तो याद रखना है, चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। चंद्रमा, ऐसे भी याद रहेगा, चंद्रमा छोटा है वहाँ कम होगा, और पृथ्वी बड़ा है, पृथ्वी पे ज़्यादा होगा। कितना? तो 6 गुना करके। ठीक है, अब आगे आइए, यदि किसी वस्तु का वजन पृथ्वी पर 60 केजी है, पृथ्वी पर 60 केजी, तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? 60 केजी ही होगा। ठीक है, 60 केजी ही होगा। कितना होगा? 60 केजी ही होगा। ठीक है, तो क्योंकि द्रव्यमान कभी नहीं बदलता। अब आगे आइए,
बल आघूर्ण, टॉर्क। बल आघूर्ण को इंग्लिश में टॉर्क बोलते हैं। तो बल आघूर्ण किसको कहेंगे? वैसा बल जो किसी वस्तु को घूर्णन करने में मदद करता है उसको हम बल आघूर्ण कहते हैं। बल आघूर्ण, बल वैसा बल जो किसी वस्तु को घूर्णन करने में मदद करता है, बल आघूर्ण। डिफिनेशन नहीं याद कीजिए, कभी नहीं याद रहेगा। की पॉइंट पकड़िए, बल आघूर्ण। आघूर्ण मतलब घूमना, आघूर्ण मतलब घूमना, ठीक है, किसी भी चीज़ के चारों ओर घूमना। तो वह बल जिससे घूर्णन करने लगे वो बल आघूर्ण है, ठीक है। बल आघूर्ण क्या बोलेंगे? तो वह बल जिसे आघूर्ण मतलब घूमने लगे, वैसा बल जो किसी वस्तु को घूर्णन करा दे उसको हम क्या कहेंगे? बल आघूर्ण। सूत्र याद रखिएगा, बल आघूर्ण बल गुना भुजा, बल गुना भुजा, ठीक है, बल गुना भुजा। तो बल आघूर्ण जो होता है बल गुना भुजा, बल गुना भुजा, ठीक है। बल आघूर्ण का एसआई मात्रक बताइए। तो बल आघूर्ण का एसआई मात्रक सिंपल है, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, ठीक है। बल आघूर्ण के उदाहरण देखिए, जत्ता में घूमने वाला कील परिधि के पास होना, ये बल आघूर्ण का उदाहरण है। किसका है? चापाकल का हैंडल लंबा होना, चापाकल का हैंडल लंबा होना। दरवाजा या खिड़की में छिटकिनी का किनारे पर होना, ये सब किसका? बल आघूर्ण का उदाहरण है। ये किस चीज़ को हम कहाँ पे लगाएं, जो कम बल लगे या ज़्यादा बल लगे, ये बल आघूर्ण डिसाइड करता है। तो बल आघूर्ण तथा कार्य दोनों का बीमा समान होता है, याद रखना है। बल आघूर्ण और कार्य दोनों का बीमा क्या होता है? समान होता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग कार्य शक्ति ऊर्जा नए चैप्टर से शुरू करेंगे।